नमस्कार साथियों, स्वागत है आपका आपके अपने ऑनलाइन इंस्टीट्यूट निशांत ज्ञान के यूट्यूब प्लेटफॉर्म पर। मैं नितिन उपाध्याय आपका स्वागत करता हूं। आज मैं जो है आप लोगों के सामने संधि पढ़ाने वाला हूं। संधि एक विशेष टॉपिक होता है प्रतियोगी परीक्षाओं में, विभिन्न प्रतियोगी परीक्षाओं में, या आप अगर उत्तर प्रदेश बोर्ड परीक्षा की भी तैयारी कर रहे हैं या किसी भी परीक्षा की तैयारी कर रहे हैं जिसमें हिंदी आती है, तो वहाँ पर संधि जो है एक महत्वपूर्ण स्थान रखता है, एक महत्वपूर्ण रोल रहता है। ठीक है, तो मैं आज आप लोगों के सामने संधि का पूरा एक एक वीडियो आपके सामने दूंगा। लेकिन मेरा जो वीडियो होगा ये छोटे छोटे पार्टों में जाएगा। जैसे अगर आपको मैं संधि पढ़ाना स्टार्ट करूंगा तो संधि का, स्वर संधि का एक वीडियो दीर्घ संधि के आपके सामने जाएगा। उसके बाद इसी तरीके से 5 वीडियो आपके सामने जाएंगे दीर्घ स्वर संधि के। ठीक है, तो इसी तरीके से मैं आपसे दरखास्त करूंगा, अगर आप चैनल पर नए हैं चैनल को सब्सक्राइब करिएगा, वीडियो पसंद आए वीडियो को लाइक करिएगा। बहुत बहुत धन्यवाद। हमारे इसी तरीके से आप सपोर्ट बनाए रखिए। मैं आपकी सेवा जो है अनवरत अपने हिसाब से करता रहूँगा। ठीक है, तो आज जो है संधि की शुरुआत करता हूँ। संधि की शुरुआत कहाँ से होती है, कैसे होती है, आपके सामने अच्छे से। ठीक है, तो शुरू करते हैं आज का सेशन। संधि का शाब्दिक अर्थ क्या होता है दोस्तों? तो संधि का शाब्दिक अर्थ होता है योग। क्या होता है? योग। आपने गणित में योग किया होगा, आपने जब गणित पढ़ा होगा तो उसमें योग किया होगा। योग का जो शाब्दिक अर्थ होता है, वो योग को भी डिफाइन करता हूँ। योग जो होता है उसे कहते हैं जोड़, जोड़ जो होता है उसे कहते हैं धन। ठीक है, तो समझ गए होंगे योग होता है, इसका अर्थ होता है जोड़, जोड़ भी इसका अर्थ होता है। ठीक है, तो एक तरीके से आपको बताया जाए, जब दो वर्णों में योग होता है, जब दो वर्णों में संधि होती है, जब दो वर्णों में जुड़ाव होता है, ठीक है, तो उसी ही संधि कहते हैं। जुड़ाव कहाँ कहाँ पर होता है? तो जुड़ाव जो है दो निकटवर्ती शब्दों में ही होता है। जब जो है आपको ये पता होना चाहिए, निकटवर्ती, ये शब्द जरूरी है याद करना, निकटवर्ती शब्दों में ही योग होता है। ठीक है, अगर आपसे कहा जाए कि दूर जो शब्द है उसमें योग कभी नहीं होगा। दो निकटवर्ती शब्दों में ही संधि होता है, दो निकटवर्ती शब्दों में ही योग होता है। ठीक है, इसे पाणिनि जो है, माहेश्वर का सूत्र आपने पढ़ा होगा, तो माहेश्वर के जो सूत्र होते हैं उसके निर्माता कौन है? पाणिनि है। अष्टाध्यायी के लेखक कौन है भैया? पाणिनि है। जो पाणिनि जी हैं उन्होंने इसी योग को, निकटवर्ती शब्दों में ही योग होता है, इसी को उन्होंने संहिता बोला है। क्या बोला है? संहिता। ठीक है, तो इसे ध्यान रखिएगा। यूपी टीईटी में कभी कभार पूछ लिया जा सकता है कि पाणिनि ने दो समीपवर्ती शब्दों की निकटता को क्या कहा है? तो उसे कहा है संहिता। जब दो निकटवर्ती शब्दों में योग होता है, जब दो निकटवर्ती शब्दों में जोड़ होता है, जब दो निकटवर्ती शब्दों में संधि होता है, उसे पाणिनि ने कहा है संहिता। ठीक है, इसी तरीके से एक बार आप परिभाषा लिख लीजिए, संधि किसे कहते हैं? परिभाषा आप लिख लीजिए, संधि किसे कहते हैं। ठीक है, तो परिभाषा है दो वर्णों के मेल से उत्पन्न होता है। दो वर्णों के मेल से उत्पन्न होता है। एक बार इसे आप देख लीजिए, यहां पर लिख लीजिए संधि। संधि जो होता है वह जो है दो वर्णों के मेल से उत्पन्न होता है। हमेशा दो अक्षरों के मेल से संधि का निर्माण होता है, योग का निर्माण होता है। ठीक है, तो संधि और योग के बारे में आपको समझ में आ गया होगा। एक उदाहरण के माध्यम से आप समझिए और अच्छी तरीके से आपको समझ में आएगा। जैसे आपके सामने एक उदाहरण है, परीक्षा धन आलय। उदाहरण है परीक्षा धन आलय। इसी उदाहरण से आपको समझाने की मैं पूरी कोशिश करूंगा। अगर आप समझ जाएंगे तो बहुत हमारा प्रयास जो रहेगा वो सफल हो जाएगा। मेरा उद्देश्य है आपको समझाना, किसी भी तरीके से आप समझ जाएं तो मेरा उद्देश्य जो है पूर्ति हो जाएगी। ठीक है, तो आप अगर समझ जाएंगे तो मेरा उद्देश्य सफल हो जाएगा। ठीक है, तो जो शब्द लिखा गया है, ये शब्द है परीक्षा धन आलय। जब दो शब्द जो है अलग अलग स्थिति में लिखे गए हैं और बीच में प्लस का चिन्ह लगा हो, बीच में योग का चिन्ह लगा हो, इसे कहते हैं संधि विच्छेद। क्या कहते हैं? संधि विच्छेद हुआ है ये। ठीक है, विच्छेद माने अलगाव, संधि विच्छेद इसे कहते हैं। ठीक है, जब दो शब्द अलग अलग लिखे गए हैं और बीच में जो है प्लस का चिन्ह लगाया गया है, धन का चिन्ह लगाया गया है, संधि का चिन्ह लगाया गया है, तो इसे कहते हैं संधि विच्छेद। और जब इसे जो है हम एक शब्द के रूप में बनाते हैं, इसे कहते हैं संधि। हमें संधि करना है
इन दोनों में हमें क्या करना है, संधि करना है। तो मैंने आपको बताया जो संधि होता है वो हमेशा दो निकटवर्ती शब्दों में ही होता है। संधि कभी दूरवर्ती शब्दों में नहीं होगा। प और अ या में कभी भी संधि नहीं होगा क्योंकि ये दूरवर्ती हैं। ठीक है। प्लस का जो चिन्ह रहता है, प्लस के चिन्ह के दाईं तरफ जो शब्द रहेगा, जो वर्ण रहेगा और उसके बाईं तरफ जो वर्ण रहेगा, ठीक उनमें ही संधि होगा क्योंकि ये निकट हैं। धन के चिन्ह के दाईं तरफ और बाईं तरफ के निकटवर्ती शब्दों में ही संधि होता है। शब्द नहीं है, वर्ण है। निकटवर्ती वर्णों में ही संधि होता है। ठीक है। तो बोलने के फ्लो में कुछ गलतियां हो जाती हैं, लेकिन आपको समझाने का मेरा मकसद है कि आप समझ जाइए। ठीक है। तो परीक्षा धन आलय जो लिखा गया है, परीक्षा में अंतिम शब्द आप बताइए क्या है, बड़ा आ है। परीक्षा जब आप लिखेंगे, परीक्षा जब आप बोलेंगे तो अंतिम वर्ड क्या है, बड़ा आ है। ठीक है। बड़ा आ हम वैसे ही बोलते हैं, लेकिन इसे कहा जाता है आ। ठीक है। तो और आलय में जो है, आलय में पहला शब्द जो है संधि के प्लस के चिन्ह के बाद वाला शब्द जो है आ है। ठीक है। तो ये दोनों जो आ है, ये दोनों मिल करके किसका निर्माण करेंगे, तो ये दोनों मिल करके आ का निर्माण करेंगे। ठीक है। ये दोनों मिल करके आ का निर्माण करेंगे। अब भी यहाँ इन दोनों के स्थान पर बड़ा आ का निर्माण हो गया। अब इसे संधि जब बनाएंगे तो हो जाएगा परीक्षालय। ठीक है। क्या हो जाएगा, परीक्षालय हो जाएगा। इसे जब कहा जाएगा इसे आप संधि विच्छेद करिए तो इसका संधि विच्छेद होगा परीक्षा धन आलय। ठीक है। तो और ये संधि के रूप में क्या लिखा जाएगा, परीक्षालय लिखा जाएगा। ठीक है। तो इसी तरीके से आपको संधि पढ़ाऊंगा। उम्मीद है कि आपको संधि समझ में आ गया होगा। संधि कहाँ पर होता है, तो संधि हमेशा जो धन होता है, जो धन का चिन्ह होता है, धन के चिन्ह के दाईं तरफ का जो वर्ण रहेगा और बाईं तरफ का जो वर्ण रहेगा, हमेशा उनमें ही संधि होता है। बाकी शब्द उसी तरीके से सेम टू सेम लिखे रहते हैं, उनमें कोई परिवर्तन नहीं होता है। परिवर्तन होता है तो प्लस के बाईं तरफ वाले चिन्ह में और दाईं तरफ वाले वर्ण में। ठीक है। तो इस तरीके से संधि को समझाने की पूरी कोशिश मैंने किया। अगर संधि समझ में आ गई हो तो वीडियो को लाइक करिएगा। आगे चलते हैं, संधि के प्रकार के बारे में बात करते हैं। संधि के प्रकार के बारे में बात करते हैं। संधि कितने प्रकार के होते हैं और कहां से आते हैं क्वेश्चन। जो क्वेश्चन आते हैं उन क्वेश्चनों के बारे में भी मैं डिटेल में चर्चा करूंगा। तो संधि जो होते हैं, संधि कितने प्रकार के होते हैं, तो संधि जो है 3 प्रकार के होते हैं। कौन कौन से होते हैं तो उसे आप लिख लीजिएगा। स्वर संधि होते हैं एक होता है स्वर संधि, एक होता है व्यंजन संधि, एक होता है व्यंजन संधि, एक होता है विसर्ग संधि। क्या होता है, विसर्ग संधि। ठीक है। यही 3 प्रकार की संधियां होती हैं, यही 3 प्रकार की संधियां होती हैं। और अगर इसे कहा जाए संस्कृत में क्या बोला जाता है, तो स्वर संधि को संस्कृत में बोला जाता है अच संधि, और व्यंजन संधि को संस्कृत में बोला जाता है हल संधि, और विसर्ग संधि को संस्कृत में भी विसर्ग संधि बोला जाता है। तो आपसे इतना भी क्वेश्चन पूछ लिया जाता है कभी कभार, संधि कितने प्रकार के होते हैं, तो आप बताइएगा। संधि 3 प्रकार के होते हैं। कौन कौन से होते हैं, स्वर संधि होता है, व्यंजन संधि होता है और विसर्ग संधि होता है। स्वर संधि को संस्कृत में क्या कहते हैं, तो अच संधि कहते हैं। व्यंजन संधि को संस्कृत में क्या कहते हैं, तो हल संधि कहते हैं। विसर्ग संधि को विसर्ग संधि ही कहा जाता है। ठीक है। तो उम्मीद है कि आपको संधि के बारे में समझ में आ गया होगा। अब एक एक टॉपिक को लेकर के आपके सामने डिटेल में विधिवत चर्चा होगी। देखिए, आपको परीक्षा क्रैक करना है, आपको अधिकारी बनना है, आपको किसी हाई लेवल पे पोस्टिंग पानी है, तो आपको डेप्थ में जाके पढ़ना पड़ेगा, आपको गहराई में जाके पढ़ना पड़ेगा। ऐसा नहीं है सतही ज्ञान पा करके आप अधिकारी बन सकते हैं। अगर अधिकारी बनना है तो आपको गहराई में जाकर के अध्ययन करना पड़ेगा। ठीक है। तो गहराई में अध्ययन पाना है तो निशांत ज्ञान को सब्सक्राइब करिए, निशांत ज्ञान से जुड़ जाइए। निशांत ज्ञान फैमिली पूरी तरीके से आपको गहराई में अध्ययन कराने के लिए संकल्पबद्ध है। ठीक है। तो स्वर संधि की मैं चर्चा करता हूं। स्वर संधि कितने प्रकार के होते हैं, व्यंजन संधि कितने प्रकार के होते हैं, विसर्ग संधि कितने प्रकार के होते हैं, इसकी चर्चा होगी। लेकिन आज जो चर्चा होगी विधिवत तरीके से, वो स्वर संधि की चर्चा होगी। किसकी चर्चा होगी, स्वर संधि की, क्योंकि वीडियो बड़ा हो जाएगा तीनों को पढ़ाने में। तो स्वर संधि दोस्तों कितने प्रकार की होती है, तो स्वर संधि 5 प्रकार की होती है। ठीक है। वो कौन कौन से होते हैं, तो एक होता है दीर्घ स्वर संधि, एक होता है दीर्घ स्वर संधि, एक होता है गुण स्वर संधि। ठीक है। एक होता है गुण स्वर संधि, एक होता है वृद्धि स्वर संधि। क्या होता है, वृद्धि स्वर संधि। एक होता है यण स्वर संधि। ठीक है। और एक होता है अयादि स्वर संधि। ठीक है, अयादि स्वर संधि। ये 5 प्रकार के संधि होते हैं। स्वर संधियां कितने प्रकार की होती है, 5 प्रकार की होती हैं। दीर्घ स्वर संधि, गुण स्वर संधि, वृद्ध स्वर संधि, यण स्वर संधि, अयादि स्वर संधि। अब इसके बारे में
पहले दीर्घ स्वर संधि की चर्चा की जाएगी इस वीडियो में। इस वीडियो का मेन मकसद है आपको दीर्घ स्वर संधि को अच्छी तरीके से समझाना। तो दीर्घ स्वर संधि मैं सब कुछ मिटा रहा हूं और दीर्घ स्वर संधि की पूर्णतः चर्चा करूंगा। दीर्घ स्वर संधि क्या होता है, ठीक है। दीर्घ स्वर संधि क्या होता है, देखिए आप हेडिंग डालिए। उम्मीद है कि आप कॉपी कलम लेकर बैठे होंगे। अगर आप ऐसा करें हैं तो आपके लिए बहुत बहुत धन्यवाद। आपका सहयोग होगा, उससे आपका सफलता और अच्छी तरीके से निश्चित होगी। दीर्घ स्वर संधि, दीर्घ स्वर संधि किसे कहते हैं, दीर्घ स्वर संधि का उदाहरण क्या होता है, इसके बारे में डिटेल चर्चा होगी। अगर दीर्घ स्वर संधि के एक सूत्र के बारे में मैं बात करूं तो अगर आप संस्कृत के स्टूडेंट होंगे, अगर नहीं भी होंगे तो आप ऐसे भी जानिए, जो दीर्घ स्वर संधि का एक सूत्र होता है वह सूत्र है अकः सवर्णे दीर्घ। क्या होता है, अकः सवर्णे दीर्घ, अकः सवर्णे दीर्घ, यही होता है इसका सूत्र। इस सूत्र से तो आप समझ नहीं पाए होंगे अकः सवर्णे दीर्घ का क्या मतलब होता है, लेकिन इसी सूत्र में इसकी पूरी परिभाषा लिखी हुई है। इसी सूत्र के माध्यम से आप पूरा समझ पाएंगे कि दीर्घ स्वर संधि होता क्या है, ठीक है। दीर्घ स्वर संधि क्या होता है, अकः सवर्णे दीर्घ का क्या मतलब है, अकः सवर्णे दीर्घ का क्या मतलब है, इसका समझिए आप, इसका मतलब क्या होता है। जैसे जब, इसका परिभाषा लिखिए, जब दो सवर्ण, सवर्ण मतलब समान वर्ण, सवर्ण का मतलब समझिएगा समान वर्ण, इसे लिख देता हूं नहीं तो आप भूल जाएंगे, इसे कहते हैं समान वर्ण। जब दो समान वर्ण या सवर्ण चाहे ह्रस्व हो, चाहे ह्रस्व हो अथवा दीर्घ, चाहे ह्रस्व हो अथवा दीर्घ, चाहे ह्रस्व हो अथवा दीर्घ, इसे ध्यान रखिएगा। जब दो समान वर्ण चाहे ह्रस्व हो अथवा दीर्घ, ह्रस्व किसे कहेंगे, ह्रस्व इसे आ, जो ए आ है इसे ह्रस्व आ कहेंगे, और जो दीर्घ आ है इसे दीर्घ आ कहेंगे। आप समझ पाए होंगे ह्रस्व और दीर्घ किसे कहते हैं। अगर आप नहीं समझ पाएंगे चैनल के प्लेलिस्ट में जाइएगा, वर्ण का चैप्टर अच्छी तरीके से पढ़ाया गया, वहां से जाकर देख लीजिएगा ह्रस्व दीर्घ क्या होता है, ठीक है। तो ह्रस्व आ और दीर्घ आ, चाहे ह्रस्व हो अथवा दीर्घ हो, आए तो जब दो समान वर्ण चाहे ह्रस्व हो अथवा दीर्घ हो आए तो दोनों मिलकर दीर्घ हो जाते हैं, मतलब बड़े हो जाते हैं। दीर्घ मतलब बड़े हो जाते हैं। अब आपको समझ में आ गया होगा कि किस तरीके से इसकी परिभाषा है। तो एक तरीके से जैसे आप समझिए छोटा आ है और एक दीर्घ आ है, ये ह्रस्व आ है और ये बड़ा दीर्घ आ है, ये दोनों मिलेंगे तब भी दीर्घ का निर्माण होगा। और चाहे इस तरीके का दीर्घ आ मिले और दीर्घ आ मिले, दोनों मिलकर के दीर्घ का निर्माण करेंगे, ठीक है। चाहे ह्रस्व आ या दीर्घ आ दोनों मिले तब भी दीर्घ का निर्माण होगा, चाहे दोनों दीर्घ हो तब भी दीर्घ का निर्माण होगा, ठीक है। तो इस तरीके से मैं इसके उदाहरण के बारे में डिटेल में चर्चा करने वाला। उदाहरण के माध्यम से अच्छे से आप समझ पाएंगे। एक बार दीर्घ स्वर संधि को पुनः आप समझ लीजिए। जब दो समान वर्ण निकट आते हैं, चाहे वह दीर्घ होते हैं अथवा ह्रस्व होते हैं, अथवा दीर्घ होते हैं, दोनों मिलकर के हमेशा दीर्घ का निर्माण करेंगे, दीर्घ की संधि होगी, ठीक है। इसे ही दीर्घ स्वर संधि कहते हैं। जैसे छोटा आ आए और बड़ा आ आए तब भी दोनों मिलकर के बड़ा आ का निर्माण करेंगे, छोटी ई आए बड़ी ई आए तब भी दोनों मिलकर के बड़ी ई का निर्माण करेंगे। मैं छोटी ई बड़ी ई इसलिए बोल रहा हूं क्योंकि आपको समझने में इसकी कोई भी परेशानी न हो। मैं भी ई और ई भी बोल सकता हूं, मैं इस वजह से नहीं बोल रहा हूं क्योंकि आपको समझने में परेशानी होगी, इसलिए मैं छोटी ई और बड़ी ई का इस्तेमाल कर रहा हूं। ऐसा मत समझिएगा कि मैं इस तरीके से इसका इस्तेमाल कर रहा हूं तो थोड़ी योग्यता में कमी, कुछ नहीं है। आपको गुणवत्ता में कोई भी कमी नहीं होगी, गुणवत्ता से कोई समझौता नहीं होगा, ठीक है। तो गुणवत्ता अच्छी तरीके से आप यहाँ पाएंगे। तो चाहे छोटी ई हो चाहे बड़ी ई हो तब भी मिलकर के बड़ी ई का निर्माण करेंगे, छोटा ऊ हो अथवा बड़ा ऊ हो तब भी मिलकर के बड़ा ऊ का निर्माण करेंगे, चाहे बड़ी ई हो या बड़ी ई हो, दोनों दीर्घ हो तब भी मिलकर के दीर्घ का ही निर्माण होगा। आपको समझ में आएगा। एक बार इसे आप स्क्रीनशॉट ले लीजिए, स्क्रीनशॉट लेकर के आप रख लीजिए, आपको समझने में तकलीफ नहीं होगी, ठीक है। तो स्क्रीनशॉट आप ले लिए होंगे। अब इसके उदाहरण के बारे में चर्चा करता हूं। उदाहरण के माध्यम से अच्छे से आप समझ पाएंगे कि क्या होता है, ठीक है। एक उदाहरण मैं लेता हूं। उदाहरण है भैया परीक्षा धन अर्थी। क्या है? परीक्षा है धन अर्थी है। ये उदाहरण है परीक्षा धन अर्थी।
ठीक है। अब आप बताइए परीक्षा धन अर्थी में देखिए, जब भी आप संधि विच्छेद करिए, ध्यान रखिएगा इसे, जब भी आप संधि विच्छेद करिए तो संधि विच्छेद करते समय जब दोनों जो शब्द आते हैं उनका भी कोई ना कोई मतलब होता है। संधि विच्छेद तभी आपका सार्थक होता है जब दोनों शब्दों का कोई ना कोई मतलब होता है। ठीक है, तो ये जो परीक्षा है, परीक्षा में अंतिम शब्द क्या आ रहा है? अंतिम शब्द आ रहा है बड़ा आ। क्या आ रहा है? बड़ा आ रहा है। और यहां पर अर्थी में जो पहला शब्द है, यहां पर अर्थी में जो पहला शब्द है वो छोटा आ है। ठीक है, स्वर संधि के बारे में थोड़ा सा चर्चा आपके कर दूं, थोड़ा सा वहां पे मैं चर्चा नहीं कर पाया था। स्वर संधि किसे कहते हैं? जब स्वर के साथ स्वर का मेल होता है, जब स्वर के साथ स्वर का मेल होता है तो उसे कहते हैं स्वर संधि। जहां पे कभी भी पहला शब्द व्यंजन नहीं आएगा, हमेशा स्वर के साथ स्वर ही आएगा, उसे ही कहते हैं स्वर संधि। स्वर के साथ स्वर के मेल को स्वर संधि बोला जाता है। ठीक है, तो यहां पर बड़ा आ है और यहां पर छोटा आ है, दोनों मिल करके क्या हो जाएंगे भैया? दीर्घ हो जाएंगे, बड़ा आ हो जाएगा। अर्थात इन दोनों के स्थान पर बड़ा आ हो जाएगा। अब यहां पर देखिए परी लिखिए, परी लिखिए। ठीक है, परी लिखिए, उसके बाद छ लिखिए। अब ए बड़ा आ और ए आ मिल करके क्या क्या निर्माण कर रहे हैं? आ का निर्माण कर रहे हैं, आ का निर्माण कर रहे हैं। उसके बाद आप लिख लीजिए अर्थी। ठीक है ना, अब इसे शार्ट में क्या कहेंगे? परीक्षार्थी। ठीक है, तो ये जो इस तरीके से मैंने लिखा है जिससे आप समझ पाए, अब इसे जो है एक तरीके से सही से सार्थक शब्दों में लिख लीजिए, जिसे कहेंगे परीक्षार्थी। क्या बोलेंगे? परीक्षार्थी बोलेंगे। ठीक है, तो ये दोनों मिल करके बड़ा आ का निर्माण करते हैं। जब आप लिखेंगे परीक्षा आर्थी, ठीक है, तो इस तरीके से आप समझिए। मैं समझने के लिए केवल यहाँ पर लिखा हूं, लेकिन सार्थक शब्द है। ठीक है, तो एक उदाहरण और लीजिए। एक उदाहरण है जैसे लघु धन उर्मी, लघु धन उर्मी, लघु धन उर्मी है। ठीक है, यहां पर क्या आ रहा है? यहां पर छोटा ऊ आ रहा है, यहां पर छोटा ऊ आ रहा है, और यहां पर भी छोटा ऊ आ रहा है। ठीक है, यहां पर भी छोटा ऊ आ रहा है। अब छोटा ऊ और छोटा ऊ दोनों मिलकर के किसका निर्माण करेंगे? दीर्घ ऊ का निर्माण करेंगे। किसका निर्माण करेंगे? दीर्घ ऊ का। तो इस तरीके से इसका हो जाएगा लघुर्मी। क्या हो जाएगा? लघुर्मी हो जाएगा। ठीक है, आपको समझ में आ गया होगा। एक दो उदाहरण और आप देख लीजिए, एक दो उदाहरण और देख लीजिए। जैसे एक है, उदाहरण तो सबको नहीं याद होता है, उदाहरण किसी को नहीं याद होता है, उदाहरण देख के ही बताना पड़ता है उदाहरण क्या होता है। तो एक है जैसे, एक है अभिधन इष्ट। क्या है? अभिधन इष्ट। ठीक है, अब यहां पर बताइए, अभि में अभी आप बोलेंगे तो आपको समझ में आ रहा होगा छोटी ई की मात्रा लगी है, अर्थात यहाँ पर स्वर जो आ रहा है छोटी ई आ रहा है, और यहाँ पर भी छोटी ई आ रहा है। ये दोनों मिलकर के बड़ी ई का निर्माण करेंगे, दीर्घ हो जाएंगे, दीर्घ हो जाएंगे ना। तो इस तरीके से जब इसका संधि जो संधि बनेगा वो बनेगा अभीष्ट। क्या बनेगा? अभीष्ट। ठीक है, तो छोटी ई और छोटी ई मिल करके बड़ी ई का निर्माण कर देंगे। ठीक है, आपसे एक उदाहरण और देख लीजिए। गिर लिखा गया है और ईस लिखा गया है। ठीक है, गिर लिखा गया है और ईस लिखा गया है। मैंने कहा है जो संधि होती है समीपवर्ती शब्दों में ही होती है, समीपवर्ती वर्णों में ही होती है। यहाँ पर छोटी ई है, गिर में छोटी ई है, और यहाँ पर बड़ी ई है। ठीक है, ये दोनों मिलकर के किसका निर्माण करेंगे? बड़ी ई का निर्माण करेंगे। इस तरीके से गिर धन ईस क्या हो जाएगा? गिरीश हो जाएगा। क्या हो जाएगा? गिरीश हो जाएगा। आपको समझ में आएगा। अब आप देखिए, एक है रेखा है और एक है अंश। ठीक है, एक रेखा है और एक है अंश। यहां पर रेखा में क्या है? रेखा में आ है, अंतिम जो स्वर आ रहा है वो बड़ा आ रहा है। ठीक है, आ लिख लीजिए। अब यहां पर क्या है? अब यहां पर अंश है, मतलब आ रहा है, छोटा आ। ठीक है, अब ये दोनों मिलकर के किसका निर्माण कर देंगे? बड़ा आ का निर्माण कर देंगे। ठीक है, इस तरीके से हो जाएंगे रेखांश। क्या हो जाएगा? ये रेखांश हो जाएगा। उम्मीद है कि आपको जो दो चार उदाहरण थे इसके माध्यम से आप समझ गए होंगे, ज़्यादा उदाहरण देने की आवश्यकता नहीं है। एक उदाहरण और आप देख लीजिए। जैसे आपको लिखा गया है कार्यधन आलय, कार्यधन आलय। ठीक है, कार्य में अंतिम जो स्वर आ रहा है वो क्या आ रहा है? छोटा आ रहा है। ठीक है, अब यहाँ पर पहला शब्द स्वर जो आ रहा है वो बड़ा स्वर आ रहा है, बड़ा आ रहा है। दोनों मिलकर के बड़ा का निर्माण करेंगे और ये हो जाएगा कार्यालय। क्या हो जाएगा? कार्यालय हो जाएगा। ठीक है, तो इस तरीके के कुछ उदाहरण है जो आपको मैंने बताने की कोशिश किया है।
मैंने बताने की उस तरीके के कुछ उदाहरण है जो मैंने बताने की कोशिश किया है। ठीक है, तो एक उदाहरण और मैं बता रहा हूं, जो संस्कृत पढ़ रहे होंगे उन्हें पता होगा। एक उदाहरण है, देखिए स्वर कितने होते हैं, किन स्वरों के निर्माण से इसका होगा, तो आ, ई, उ, री, और एक होता है बड़ी री और एक होता है री। ठीक है, ये री जो होता है ये स्वर है, स्वर है, लेकिन इसकी गणना जो है हिंदी के स्वरों में नहीं होती है, यह संस्कृत का स्वर है। किसका स्वर है? संस्कृत का स्वर है। संस्कृत के स्वर की गणना, संस्कृत के रूप में इसकी गणना होती है स्वर की। अब चाहे इन दोनों का मेल हो तब भी बड़ा आएगा, इन दोनों का मेल हो बड़ा आएगा, और उल्टा मेल हो तब भी दीर्घ आएगा। ठीक है, इस तरीके से इसका मेल हो। ठीक है, तो अगर आपसे पूछा जाए री और री का मेल होगा तो क्या होगा भैया? जब री और री का मेल होगा तब बड़ी री हो जाएगा, और बड़ी री इस तरीके से लिखा जाता है। ठीक है, एक उदाहरण के माध्यम से आप इसे समझिए। जैसे लिखा गया है पितृ धन ऋण। ठीक है, पितृ में अंतिम जो स्वर आ रहा है क्या आ रहा है? री आ रहा है। पितृ में अंतिम स्वर क्या आ रहा है? री आ रहा है, और इसका पहला स्वर क्या है? री है। ठीक है, अब आप कहेंगे ये दोनों तो भैया समान वर्ण है। ठीक है, और दोनों ह्रस्व हैं, तो मिलकर के क्या हो जाएंगे? दीर्घ हो जाएंगे। ह्रस्व और दीर्घ से कोई मतलब नहीं, चाहे ह्रस्व हो चाहे दीर्घ हो, उसे दीर्घ होना ही है। ठीक है, तो री और री मिलकर के किसका निर्माण करेंगे? तो बड़ी री का निर्माण करेंगे। किसका निर्माण करेंगे? बड़ी री का निर्माण करेंगे। ठीक है, तो बड़ी री का जो निर्माण होगा तो इस तरीके से क्या हो जाएगा? पितृण हो जाएगा। पितृण। अब इस तरीके से आपको लिखना है। बड़ी री मतलब 2 बार इस तरीके की मात्रा लगाना है, बड़ी री हो जाता है। समझ में आया आपको? पितृण है। और जो री है, री का जो स्थान है, संस्कृत वर्णमाला में री को स्वर माना गया है, लेकिन हिंदी वर्णमाला में री को स्वर नहीं माना गया है। हिंदी वर्णमाला में री की कोई तुलना नहीं होती है। इस तरीके से आप पूरा समझ गए होंगे दीर्घ स्वर संधि के बारे में। ठीक है, दीर्घ स्वर संधि के बारे में पूरी जानकारी आपको मिल चुकी होगी। दीर्घ स्वर संधि एक बार मैं फिर से बताता हूं। जब दो समान वर्ण, इसे ध्यान रखिएगा, 2 समान वर्ण, ये नहीं है कि आ और ई मिल जाए। आ और ई कभी नहीं मिलेंगे भैया, दीर्घ स्वर संधि में आ और ई नहीं मिलेंगे, 2 समान वर्ण ही मिलेंगे। आ के साथ आ का निर्माण होगा, आ के साथ आ का जुड़ाव होगा, आ के साथ इसका जुड़ाव होगा, इसके साथ इसका जुड़ाव होगा, अथवा इसके साथ इसका जुड़ाव होगा, इसके साथ इसका जुड़ाव होगा। ठीक है, अथवा इसके साथ इसका जुड़ाव होगा, अथवा इसके साथ इसका जुड़ाव होगा, अथवा इसके साथ इसका जुड़ाव होगा। समान वर्णों का ही जुड़ाव होगा, चाहे वो ह्रस्व हो अथवा दीर्घ हो, दोनों मिलकर के हमेशा किसका निर्माण करेंगे? तो हमेशा दीर्घ का निर्माण करेंगे। आपको समझ में आ गया होगा। ठीक है, जब 2 समान वर्ण ह्रस्व अथवा दीर्घ दोनों मिलते हैं, जब 2 समान वर्ण ह्रस्व अथवा दीर्घ स्वर हो मिलते हैं, तो दोनों मिलकर के किसका निर्माण करते हैं? तो दीर्घ स्वर का निर्माण करते हैं। इस तरीके से दीर्घ स्वर संधि को पूरा पढ़ाने का प्रयास किया है। अगर दीर्घ स्वर संधि आपको समझ में आएगा तो वीडियो को लाइक करिएगा, चैनल पर नए हैं चैनल को सब्सक्राइब कर लीजिएगा, और आगे जो वीडियो पड़ेगा वृद्धि स्वर संधि का वो कल जाएगा। ठीक है, इस तरीके से आपको क्रम वाइज एक वीडियो दिया जाएगा। बहुत बहुत धन्यवाद वीडियो को पूरा देखने के लिए। आप इस तरीके से सपोर्ट कर रहे हैं, सपोर्ट बनाए रखिएगा। धन्यवाद आपका, बहुत बहुत धन्यवाद वीडियो को देखने के लिए।